और भाई क्या हाल चाल। वेलकम टू हेल गार्डन। ये है एपिसोड नंबर 89 ऑफ बीटीटीएच नोवेल। पिछले एपिसोड में हानची की दोनों बेटियों का हाथ मांगने आ गया था वो होंगचैन, लेकिन ये चीज तो हान क्लैन में अलाउड ही नहीं थी। इस फैक्शन के रूल के हिसाब से दो बेटियों का विवाह एक पति से नहीं हो सकता। कहावत है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर होंग क्लैन और हान क्लैन के बीच में फाइट होती तो फिर भले ही होंग क्लैन पावरफुल हो, उसके बाद भी उन्हें काफी सफर करना पड़ता। तो फिर वो होंगचैन खेलता है एक माइंड गेम। वो हान क्लैन को चैलेंज करता है कि कोई भी यंगर जनरेशन कल्टीवेटर को ढूंढ लो। अगर होंगचैन हार गया तो उसका क्लैन अगले 10 साल के लिए हान क्लैन को परेशान नहीं करेगा। विद लाइटनिंग पवेलियन का डिसाइपल होने की वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। टियानबे सिटी में कोई भी उसका अपोनेंट नहीं है, खासकर सेम जनरेशन में। ये चीज भी उसे बिल्कुल क्लियर थी। बस इसी बलबूते पे उछल रहा था वो। मजबूर में आके हानियू को एग्री करना पड़ता है। तभी एंट्री होती हान शुए की। वो जैसे तैसे खींच के जियान को एज अ हेल्पर लाई थी। हानियू और हान शुए दोनों मिलकर जियान को मना भी लेते हैं, लेकिन उनके फादर यानी कि हान क्लैन के सेक लीडर बोलते हैं भले ही जियान कितना भी पावरफुल हो, लेकिन फिर भी ये वेरीफाई करना जरूरी है। तभी एंट्री होती है उसके अंकल की। हानियू के अंकल के हिसाब से अगर जियान 10 एक्सचेंजेस तक खड़ा रहता है तो फिर वो इस मैच में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जियान चला जाता है एक कदम और आगे। वो कहता है तुम्हारे 10 अटैक्स तो मुझे छू भी नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं खुद ही क्विट कर दूंगा। एपिसोड की शुरुआत भी होती है यहीं से। जियान के इन शब्दों ने पूरे हॉल में साइलेंस क्रिएट कर दिया था। इवन हान शुए और हानियू भी स्टन रह गई थी। उन्हें वैसे तो जियान में बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन आखिरकार उनके अंकल की स्ट्रेंथ उन्हें अच्छे से पता थी। वो थे एक 8 स्टार दो हुआंग। मान लिया जियान की स्ट्रेंथ 8 स्टार दो हुआंग भी है, तब भी ये सेम ही होगी। 10 अटैक उसे छू भी नहीं पाएंगे। ये कहना तो काफी एरोगेंट बात है। इस शॉक से सबसे पहले रिकवर होते हैं हानची। पता नहीं है तो बता दूं, हानची नाम है हानियू और हानशुए के फादर का, जो कि है हान क्लैन के लीडर। वो हंसते हुए कहते हैं लिटिल ब्रदर जियान, लगता है तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पे काफी कॉन्फिडेंस है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इनर एकेडमी में एंटर कर सकते थे, उनके टैलेंट पे तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर जियान ने जानबूझ के ये बात अपने मुंह से निकाली है तो जियान या फिर इन शब्दों का यूज करके यहाँ से एस्केप करना चाहता है, या तो वो सच में अपनी स्ट्रेंथ को लेके काफी कॉन्फिडेंट है। हानची भी होप कर रहे थे कि दूसरे वाला ऑप्शन हो। हानियू थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद जियान की तरफ मुड़ के बोलती है, जियान क्या सच में तुम ये करना चाहते हो? मेरे अंकल विंड एफिनिटी की एनर्जी को प्रैक्टिस करते हैं। इसकी मेथड की वजह से उनकी स्पीड बहुत फास्ट है। जियान एक स्माइल के साथ कहता है, जब तुमने सभी के सामने मेरी इतनी तारीफ करी है तो फिर मैं तुम्हारी बात गलत कैसे साबित होने दे सकता हूँ। जिसके बाद उसका ध्यान गया था हानटियन पे। वेल ये वही अंकल है। जियान कहता है मिस्टर हानटियन प्लीज अटैक करो। ये सुन के अंकल हानटियन भी हंसने लगते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी ये एरोगेंस तो डेफिनेटली होंगचैन से कम्पीट कर सकती है। अगर तुमने ये कहा ही है तो फिर मैं भी देखता हूँ कि कैसे मेरे अटैक्स तुम्हें टच नहीं कर पाते। जैसे ही वो अपने पैर को आगे बढ़ाते हैं, एक तूफान की तरह पावरफुल दुखी उनकी बॉडी से बाहर आती है। ये हवा का स्पाइरल इतना खतरनाक था कि आसपास की सारी डस्ट उड़ जाती है। अब पता नहीं हॉल में भी लोग साफ सफाई नहीं करवाते यानी क्या। जब अंकल हानटियन अपनी दुखी को मैन्यूवर करने लगते हैं तो हानियू और हानशुए भी पीछे आती हैं। पीछे जाने से पहले वो जियान को केयरफुल बोलना नहीं भूली थी। हानटियन को देख के जियान अपने सर को टिल्ट करता है, लेकिन उसकी बॉडी ने मूव नहीं किया था। हवा की वजह से उसके सारे कपड़े उड़ रहे होते हैं। अगले ही मूवमेंट में जियान की वो डार्क आंखें ग्लो करने लगी थी। हानटियन के लेग के पास काफी डेंस हवाएं होती हैं। वो जियान को रिमाइंड करते हुए बोलता है लिटिल ब्रदर जियान, तुम्हें इस मूव के लिए केयरफुल रहना होगा। ये मेरी स्पेशलाइज्ड मूव है। इस दो स्किल का नाम है 9 टर्निंग विंड स्टेप्स। मेरे रेपुटेशन को खड़ा करने वाली इस स्किल को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने पैर को आगे बढ़ाते हैं। पैरों के नीचे एक हवा का वर्लपूल क्रिएट हुआ था। हम देखते हैं अगले ही मूवमेंट में हानटियन को गायब होते हुए। जियान की आंखें तुरंत ही ब्राइट हो जाती हैं। अगले ही पल वो बिना किसी वार्निंग के एक स्टेप पीछे लेता है। जैसे ही उसकी बॉडी ने मूव किया था, दुखी से कवर्ड एक हाथ सामने से पास कर जाता है। आवाज आती है व्हाट शार्प परसेप्शन। मेरी अगली स्किल फ्लोइंग वाइंड सेकंड टर्न। जियान को पहली बार मिस करने के बाद हानटियन की आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। तुरंत ही उनके पैर दो मिस्टीरियस आर्क को प्रोड्यूस करते हैं। उनकी पूरी बॉडी एक स्वर्ल में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की तरफ शूट हो जाती है। मधुमक्खी की तरह अपने पीछे लगे हुए हानटियन को देख के जियान स्माइल करता है। जैसे ही उसके पैर जमीन पे लगते हैं, पैरों के नीचे एक एक्सप्लोजन होता है। इससे क्रिएट हुई पुशिंग फोर्स की वजह से जियान आगे बढ़ गया था। इसका नाम था एक्सप्लोडिंग स्किल। ये जियान की पहले तरीके की एजिलिटी स्किल थी। जब उसे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट मिली थी, उसकी पहली एजिलिटी टेक्निक को जियान ने काफी सालों से यूज नहीं किया था। अब स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण वो इस पे माइक्रो कंट्रोल कर पा रहा था। नेचुरली इसका इफेक्ट भी पिछले से काफी खतरनाक होता है। जियान ने अपने आप को स्टेबलाइज किया ही था, तभी पीछे से आवाज आती है थर्ड टर्न। सामने से आ रही वाइल्ड विंड को देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो अपने पैरों के अंगूठों को ध्यान से जमीन पे चिपका लेता है। पूरी बॉडी को झुका के जियान ने इस अटैक को डॉज कर दिया था। इस पूरे के पूरे हॉल को जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने कंट्रोल करके रखा था। इवन छोटे से छोटी एक्टिविटी उसके दिमाग से नहीं छिप सकती। हानटियन की एजिलिटी टेक्निक काफी अच्छी थी। इससे वो अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड कर पा रहे थे, लेकिन जियान की
मेंटल स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक है कि उसके सामने ये छोटी मोटी ट्रिक्स काम नहीं आती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हान टियान का हर एक एक्शन जियान की आंखों के सामने था। ऐसी सिचुएशन के अंदर वो आकर कैसे जियान पे अटैक कर पाते। और अगर हम एबिलिटी की स्पेशलिटी के बारे में बात करें तब भी हान टियान जियान से काफी पीछे थे। जब जियान उनके 3 अटैक्स को लगातार डॉज कर देता है तो हान टियान का चेहरा भी ग्रेजुअली सॉलम हो गया था। वो कहते हैं बहुत अच्छे, फोर्थ टर्न। ये कहने के बाद एक डेंस दुकी उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है। इसमें से एक ऐसा सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से हॉल में सभी लोगों को पीछे जाना पड़ता है। जैसे ही सक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ था हान टियान की स्पीड भी स्काई रॉकेट हो जाती है। वो एक ग्रीन ग्लो में ट्रांसफॉर्म होकर शू साउंड के साथ जियान की तरफ आने लगते हैं। फिर भी जियान इस अटैक को एक स्ट्रेंज एंगल से डॉज कर देता है। 5th टर्न, 6th टर्न। हॉल के अंदर ये बैटल और भी इंटेंस होती जा रही थी। हान टियान की स्पीड भी और फ्राइटनिंग हो जाती है। एंड में जाके अगर कुछ फिगर्स को छोड़ दिया जाए तो हॉल में उन्हें कोई भी नहीं देख पा रहा था। बस वो हरिकेन में से एक सक्शन फोर्स को सेंस कर पा रहे थे जो कि लगातार चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी उस यंग मैन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके पैर कभी आगे जाते थे तो कभी पीछे जाते थे। मौका मिलने पे वो अपने सर को टिल्ट कर लेता था। वो अपनी हल्की फुल्की मूवमेंट से हान टियान की अटैक्स इजिली डॉज कर रहा था। जियान के इस रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन को देख के हान शुए का चेहरा भी खिल जाता है। उसके मुंह से आवाज निकलती है इम्प्रेसिव। ये सुन के हान यू भी नॉड करती है। वो कहती है जियान सच में बहुत फ्राइटिंग है। लगता है पिछले कुछ ईयर्स में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा आगे जा चुकी है। हान यू ने एकेडमी के अंदर जियान को दो हुआंग से फाइट करते हुए देखा था, लेकिन फिर भी तब की स्ट्रेंथ अब से बिल्कुल डिफरेंट थी। अभी हानची भी इस फाइट को बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ समय बाद वो एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, तुमने सही कहा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक हानची से मिलता जुलता आदमी बोलता है, अगर जियान सेकंड ब्रदर के साथ लाइफ और डेथ बैटल में फाइट करता है तो सेकंड ब्रदर उसके बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। मेरे गैस के हिसाब से लिटिल ब्रदर जियान के जीतने के काफी चांसेस हैं। हानची एक स्माइल के साथ रिप्लाई करते हैं, हम चलो अभी तो इस बैटल को लगातार देखते हैं। एंड में जाके मालूम पड़ेगा कि जियान 10 अटैक्स को डॉज कर पाया या फिर नहीं। इस समय हान टियान का चेहरा ऑलरेडी ग्रीन हो चुका था। अब उसके पैरों के नीचे की हवा भी डीप ग्रीन कलर की हो चुकी थी। वो कहते हैं 9th स्टेप। इसके कहने के तुरंत ही बाद हॉल के उस हार्ड फ्लोर में भी क्रैक्स आ गए थे। नीचे की मिट्टी को भी देखा जा सकता है। हमें आवाज सुनाई देती है शू की। ये हरे रंग का ग्लो काफी तेज था, लेकिन फिर भी एंड में जाके ये जियान की स्लीव्स को ही टच कर पाया था। जब ये अटैक भी मिस हो जाता है तो हान टियान की आंखें एकदम लाल हो गई थी। मुंह से आवाज आती है 10th टर्न, 9 विंड स्टेप। इस बार उसकी पूरी बॉडी ही विंड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक लाइटनिंग स्पीड से वो 9 बार घूमते हैं। उनके इस एक्शन के बाद 9 हरिकेन्स क्रिएट हो जाते हैं। इन हवाओं की वजह से जियान का रिट्रीट पाथ रुक गया था। हान टियान अपने हाथों की सील्स को चेंज करते हुए बोलते हैं जॉइन। तुरंत ही 9 हवाएं काफी तेजी से रोटेट होने लगती हैं। लगता है वो जियान को सेंटर में रख के मर्ज होने वाली हैं। जियान को इन हवाओं के बीच में फंसा देख के हान टियान हंसने लगते हैं। वो कहते हैं इस बार मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। तभी उन 9 हवाओं के बीच में से आवाज आती है स्टॉप। अगले ही मूवमेंट में सेंटर में स्पेस फ्लक्चुएट होता है। कुछ देर के लिए वो 9 हवाएं भी पॉज हुई थी। जिस इंस्टेंट पे ये हवाएं रुकती हैं उनके अंदर से एक सिल्वर ग्लो बाहर आता है। बाहर आके ये सिल्वरी ग्लो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक ह्यूमन में। जियान एक स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को कप करके बोलता है मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। इस समय हान टियान की वो स्माइल एकदम स्टिफ पड़ गई थी। कुछ समय तक साइलेंट रहने के बाद हान टियान तेजी से चिल्लाते हैं, ये तो स्पेशल स्ट्रेंथ थी। तुम एक एलीट दोजोंग हो। जियान ने उन 9 हवाओं को पॉज करने के लिए जो स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज किया था, ऐसी स्पेशल एबिलिटीज का यूज तो बस दोजोंग ही कर सकते हैं। इस समय हान टियान के चेहरे पे ही बस स्टन्ड एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा हॉल जिसमें हानची भी शामिल थे, इन सभी के चेहरों पे शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखा जा सकता है। खुद हाफ स्टेप दोजोंग बनने की वजह से हानची स्पेशल स्ट्रेंथ को लेके काफी परसेप्टिव थे। जब जियान ने वो स्पेशल स्ट्रेंथ को यूज किया था तो हानची क्लियर सेंस कर पा रहे थे कि ये वही स्पेशल स्ट्रेंथ है जिसे सिर्फ एक एलीट दोजोंग ही यूज कर सकता है। इन सभी के डाउट्स को देख के जियान अपना सिर हिलाने लगता है। वो एक स्माइल के साथ कहता है, मिस्टर हान टियान, लगता है आपको कोई मिस्टेक हो गई है। मेरा लेवल अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। एक लकी अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं स्पेशल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसे मैं काफी कम अमाउंट में यूज कर सकता हूँ। पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद सभी के चेहरे का शौक थोड़ा रिड्यूस होता है। सामने खड़े इस 20 साल के दो हुआंग को लोग समझ नहीं पा रहे थे। अगर जियान सच में दोजोंग होता तो उसे देखने वाला हर एक इंसान ये कहता मॉन्स्टर। फाइनली हानची एक गहरी सांस लेते हैं। वो जियान को फेस करके बोलते हैं, लिटिल ब्रदर जियान, तुम बहुत हम्बल हो। स्पेशल एबिलिटीज तो एलाइट दोजोंग के इंडिकेटर है। सिर्फ दो हुआंग स्ट्रेंथ पे इसे कंट्रोल करना ये लोगों को शॉक देने के लिए काफी है। तभी हान टियान कहते हैं, मैं भी अपना लॉस स्वीकार करता हूँ। हमारे जैसे ओल्ड लोगों को नए लोग रिप्लेस कर लेंगे। तुम्हारे टैलेंट और एबिलिटीज को देख के मैं ये बता सकता हूँ तुम इवन इस सेंट्रल प्लेन्स में भी अपना नाम रोशन कर पाओगे। जिसके बाद उनकी नजरें जाती है हान यू और हान शुए पे। हान टियान कहते हैं, तुम दोनों की आई साइट्स भी अच्छी हैं। ये शब्द जो कि डबल मीनिंग के साथ बोले गए थे, इनसे दोनों लेडीज का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। हानची भी हंस के जियान को ऑब्जर्व कर रहे थे। भले ही जियान ने काफी ऑर्डिनरी क्लोथ्स को पहन रखा हो, लेकिन हानची
को तो जियान किसी पेनी तलवार की तरह दिखाई दे रहा था। पर जियान ने अभी बैटल खत्म ही करी है, लेकिन अभी उसकी बॉडी काफी हैवी प्रेशर को एमिट कर रही थी। अब यहाँ पे कोई भी जियान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। हम हांची को खड़े होकर जियान की तरफ अपने दोनों हाथ कप करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, ब्रदर जियान, अगर तुम्हारी हेल्प से हमारा हान क्लैन सर्वाइव कर जाता है तो हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। हांची के पीछे और भी सभी हान क्लैन के मेंबर्स खड़े हो जाते हैं। सभी के चेहरे अभी काफी सीरियस थे। सभी अपने दोनों हाथों को कप करके जियान की तरफ बाव करते हैं। हानशुए और हानियो भी एक दूसरे को देखने के बाद आगे बढ़ के जियान की तरफ वो सेम एक्शंस को दोहराती हैं। सभी लोगों को इतना कर्टियस बिहेव करते हुए देख जियान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे। लगता है हान क्लैन के लिए मैटर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। जियान भी अपने दोनों हाथों को कप करके कहता है, मैं जियान अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सुन के हांची के चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो गई थी। हांची अपने दोनों हाथों को कप करके बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले लिटिल ब्रदर जियान को थैंक यू बोलना चाहूंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो हान क्लैन उसे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसी बात नहीं है कि होंगचैन को हान क्लैन में कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन वो सारे के सारे लोग एल्डर्स थे। अगर वो लोग एक्ट करते हैं तो फिर होंग क्लैन भी चुपचाप नहीं बैठेगा। इस मामले को बस यंगर जनरेशन ही सॉल्व कर सकती है। अगर सीरियसली बात करें तो फिर होंगचैन को हान क्लैन की कोई भी यंगर जनरेशन में नहीं हरा सकता। जियान की अपीयरेंस ने हान क्लैन के इस परेशानी को सॉल्व कर दिया था। जियान थोड़ी सी सोचने के बाद पूछता है, मुझे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत होगी। मेरे शरीर की सारी इंजरीज अभी हील नहीं हुई हैं। बचे हुए 3 दिनों में मुझे अपनी कंडीशन को पीक पे पहुंचाना होगा। जब ये बात हांची और बाकी के लोगों के कानों में जाती है तो वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जियान की वैल्यू अब उनकी नजरों में और भी इंक्रीज हो जाती है। जियान ने अपनी इंजर्ड कंडीशन में भी हांटियन के अटैक्स को डॉज किया था। लगता है हान क्लैन ने जियान को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया है। हांची कहते हैं, लिटिल ब्रदर जियान, तुम अभी भी इंजर्ड हो। जिसके बाद उनका ध्यान जाता है एक इंसान पे। उसका चेहरा एकदम इंडिफरेंट था। इस इंसान के पूरे बाल सफेद थे और इसकी एल्केमिस्ट रोब पे देखा जाता है एक मेटल कलरन वाला बैज, जिसपे 5 चमकती हुई लाइंस दिखाई देती हैं। हांची कहते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे क्लैन के चीफ एल्केमिस्ट हैं। इनका नाम है जूगन। अगर टीयर की बात करें तो यह है लेवल 5 के एल्केमिस्ट। तुम अपनी चोटों को इन्हें दिखा सकते हो, जिससे शायद तुम्हारी इंजरीज में हेल्प हो। जियान ने जब इस हॉल में एंटर किया था तब उसका ध्यान भी इस इंसान पे चला जाता है, लेकिन बंदा कुछ ज्यादा ही हॉटी बिहेव कर रहा था। शुरू से ये बंदा अपनी आंखें बंद करके रखता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोगों को इस चीज से कोई परेशानी नहीं होती। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर मैक्सिमम एल्केमिस्ट ऐसा ही बिहेव करते थे, और तो और जब उनका टीयर थोड़ा सा हाई हो तो उन्हें ऐसा बिहेव करने की क्वालिफिकेशंस भी मिल जाती थी। अगर इस जूगान बंदे की स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 2 हुआंग पे पहुंची है। ये स्ट्रेंथ हान क्लैन में कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसका जो टीयर 5 का एल्केमिस्ट बैच था उसी की वजह से ये हान क्लैन की हाई पोजीशन पे बैठा हुआ है। इससे ये बात क्लियर समझ में आती है कि सेंट्रल प्लेन्स में एक एल्केमिस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है। ऑफ कोर्स जियान इस बात से अवेयर था कि एल्केमिस्ट किस फैक्शन से रिलेटेड है, लेकिन इसके कैरेक्टर को देखते हुए जियान इससे बात करने का इनिशिएटिव नहीं लेता। दूसरी बात, ये सिर्फ लेवल 5 का एल्केमिस्ट है। भले ही हान क्लैन के अंदर इसे एक ट्रेजर की तरह देखा जा रहा हो, लेकिन जियान की आंखों में ये सब बिल्कुल ऑर्डिनरी बातें हैं। इस समय जब हांची के वर्ड्स उसके कानों तक जाते हैं तो फाइनली ये जूगान नाम का बंदा अपनी आंखें खोलता है। जियान की तरफ एक बार नजरें घुमा के वो एक इंडिफरेंट मैनर में बोलता है, तुम जरा यहाँ पे आओ, मैं देखूं तुम्हारी क्या हालत है। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। अगर उसके करंट एल्केमी लेवल की बात करी जाए तो वो टीयर 6 का मिडिल से हायर लेवल का एल्केमिस्ट है। सामने वाला बंदा सिर्फ लेवल 5 का एल्केमिस्ट होने के बाद भी जियान के सामने इस तरीके के वर्ड्स बोलने की हिम्मत कर रहा है। एल्केमिस्ट के हर एक टीयर के बीच में जो गैप होता है वो भी बिल्कुल मेडिसिनल पिल की तरह ही होता है। एक जमीन है तो दूसरा आसमान। अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस जैसे कि हेवली फ्लेम या फिर जियान की जैसी भयानक मेंटल स्ट्रेंथ ना हो तो एल्केमी में एक पूरे लेवल को क्रॉस करके पिल को रिफाइन करना लिटरली इम्पॉसिबल है। जियान ने वो लेवल 7 की पिल को इसलिए रिफाइन किया था क्योंकि वो इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। जियान अपने मन ही मन में स्माइल करके आगे की तरफ बढ़ता है। फाइनली वो अपने हाथ को जूगान के हाथों में दे देता है। जूगान बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता, चेयर पे आराम से बैठ के वो जियान को देख रहा था। जैसे ही वो जियान के हाथ को पकड़ता है एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान की बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती है। जूगान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने जस्ट जियान की बॉडी में एंटर ही किया था, तुरंत ही उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन चेंज हो जाता है। जियान की बॉडी में जो फ्लेम अपीयर होती है वो एक इनविजिबल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वो बीस्ट जूगान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखते हुए तेजी से रोर करता है। इस शॉकिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से जो कि वोल्केनो की तरह अपीयर हुई थी, जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जूगान को बिलोंग करती थी वो किसी वाइल्ड बीस्ट की तरह लग रही थी, जैसे कि वो एक ड्रैगन से मिली हो। जैसे तैसे दुम दबा के वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जहाँ से आई थी वहीं से वापस लौट जाती है। हॉल के अंदर जो जूगान ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी, अचानक एक हॉरर के साथ वो अपनी आंखें ओपन करता है। वो जियान के हाथ को इतनी तेजी से दूर फेंकता है जैसे कि 440 वोल्ट का उसे झटका लग गया हो। वो जिस चेयर पे बैठा हुआ था उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही में हम जूगान को कई स्टेप पीछे लेते हुए देखते हैं। वो जियान को इस तरीके से
देखता है जैसे कि उसने किसी गोस्ट को देख लिया हो। उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है यू यू। जियान की बॉडी में जो स्पिरिचुअल बीस्ट अपीयर हुआ था, जुगान ने क्लियरली उसे सेंस कर लिया था। वो एक फ्राइटनिंग फ्लेम से बना हुआ था, लेकिन जिस चीज की वजह से जुगान की फटके हाथ में आ जाती है वो उस फ्लेम के अंदर भयानक छिपी हुई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से 10 से 100 गुना ज्यादा पावरफुल थी। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये एक पत्ता और जियान पूरा ट्री। वो बस अपना सर ऊपर करके देख ही सकता था। जुगान के दिमाग में ये बात बिल्कुल श्योर हो गई थी कि जियान जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, इवन लेवल 6 के कुछ एल्केमिस्ट उसे पोजेस नहीं करते। लेकिन जो यंग मैन उसके सामने जिसकी एज अभी 20 साल से कम ही दिखाई दे रही है, क्या ये पॉसिबल है कि वो एक एल्केमिस्ट हो सकता है? और तो और इस लड़के का टीयर उससे काफी ज्यादा हाई है। जुगान के इस हॉरिफाइड एक्सप्रेशन को देख के हांची भी स्टंड रह जाते हैं। वो तुरंत ही पूछते हैं ओल्ड मैन जुगान क्या हुआ? जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि मेरी बॉडी का इंटीरियर थोड़ा सा अलग है, जिस वजह से ओल्ड मिस्टर जुगान को थोड़ा सा शॉक लग गया है, लेकिन कोई ये सीरियस बात नहीं है। इतना कहने के बाद जियान एक व्हाइट पेपर को निकालता है। टेबल पे रख के उसने लिख दिए थे कुछ जड़ी बूटियों के नाम। ये कंप्लीट करके जियान अपनी फिंगर को फ्लिक करता है। हम देखते हैं इस पेपर को जुगान की तरफ जाते हुए। जियान कहता है मुझे सारी की सारी जड़ी बूटियों की रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज इन्हें इकट्ठा करने में मेरी हेल्प करो। टियर 5 के एल्केमिस्ट होने की वजह से तुम्हें तो ये पता ही होगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स किस तरीके से प्रिजर्व करे जाते हैं। मुझे इनकी जल्दी जरूरत है। जियान के शब्द कुछ खास पोलाइट नहीं थे, इनमें एक कमांडिंग टोन देखी जा सकती है। ये सुन के हांची और बाकी के लोग भी हेल्पलेस फील कर रहे थे। दोनों ही लोगों को वो ऑफेंड नहीं कर सकते। सीन ऐसा है कि ये जुगान भी हान क्लैन से बिलोंग नहीं करता, और तो और हान क्लैन ने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, जिसके बाद ये फाइनली हान क्लैन का चीफ एल्केमिस्ट बना है। क्लैन में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस जुगान से कुछ करवा सकते थे, वरना इसे काम करवाना लिटरली इम्पॉसिबल ही है। स्पेशली जब जियान ने इस इम्पोलाइट टोन में बात करी है, लगता है जुगान जियान की बात नहीं मानने वाला। लेकिन जब हांची जुगान को मनाने के लिए कुछ बोलने वाले थे, तभी जुगान दोनों हाथों से इस पेपर को रिसीव करता है। जब इस पेपर में लिखे 10 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स उसके आंखों में जाते हैं तो उसकी आंखों का शॉक और भी डीप हो गया था। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अच्छे से जानता था कि ये सारी की सारी जड़ी बूटियां हाई लेवल की मेडिसिन पिल को रिफाइन करने के लिए यूज करी जाती हैं। जुगान तुरंत ही इस पेपर को अपनी जेब में रखता है। जियान की तरफ दोनों हाथों को कप करके जुगान कहता है तुम नहीं मिस्टर, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसे बेस्ट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढूंगा जिनकी मेडिसिनल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से प्रिजर्व्ड हो। उसके दिमाग में अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि सामने खड़ा यंग मैन डेफिनेटली एक एल्केमिस्ट है और उसका टीयर खुद से काफी हाई है। इस चीज के वेरीफाई होने के बाद जुगान के दिल में एक तूफान क्रिएट हो गया था। जब भी एल्केमिस्ट अपनी एल्केमी नॉलेज को पास करते हैं तो उनके बीच में टीचर डिसाइपल का रिलेशनशिप होता है। जियान को इतनी कम उम्र में हाई लेवल का एल्केमिस्ट बना पाना, लगता है सेंट्रल प्लेन्स में उसके टीचर बहुत ही खतरनाक रेपुटेशन को रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल प्लेन्स रीजन में वो एक ग्रैंड मास्टर लेवल के एग्जिस्टेंस हो। जुगान को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख हांची और बाकी के लोग जो कि जियान की हेल्प के लिए आगे आने वाले थे, उनके एक्सप्रेशंस एकदम डल हो जाते हैं। आखिर आज ये घमंडी आदमी 180 डिग्री कैसे टर्न हो गया? सभी के डल एक्सप्रेशंस को देख के हान्यू और हांशुए हंसने लगती हैं। जियान एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है, इस चीज का गैस उनके दिमाग में ऑलरेडी था। जब जियान और जुगान के बीच में कांटेक्ट हुआ था तो डेफिनेटली उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में बाहरी लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं। उस इंटरेक्शन की वजह से ये घमंडी जुगान इस तरीके से बिहेव कर रहा है। भले ही वो लोग बाहर से हंस रहे हो, लेकिन अंदर से वो भी शॉक्ड फील कर रहे थे। जियान ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस जुगान की एरोगेंस को निकाल दिया था। डेफिनेटली उसने कुछ ऐसा रिवील किया है जिसे जुगान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर कोई चाहता है कि एक टियर 5 का एल्केमिस्ट उसके सामने इस तरीके से बिहेव करे तो उस बंदे का एल्केमिस्ट टियर कम से कम लेवल 5 से तो हाई होना चाहिए। मतलब जियान टियर 5 या फिर टियर 6 का एल्केमिस्ट तो है ही। इन दोनों लड़कियों की हंसी की वजह से हांची और बाकी के लोग भी रिकवर होते हैं। एक दूसरे से ग्लैंसेस को एक्सचेंज करके वो जियान को एक डीप मीनिंग से देखने लगते हैं। अब उन्हें ये लड़का बिल्कुल अनफेदेमेबल लग रहा था। हांची स्माइल के साथ इस सिचुएशन को रिजॉल्व करते हुए बोलते हैं शोयर ब्रदर जियान के लिए एक रूम का बंदोबस्त करो। ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का मैटर आज ही खत्म हो जाना चाहिए। सारी जड़ी बूटियों को ढूंढ के ब्रदर जियान के रूम तक पहुंचा देना। ये सुन के हांशुए नोट करती है, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है जियान पे। हांशुए एक स्वीट स्माइल के साथ कहती है बिग ब्रदर जियान प्लीज मुझे फॉलो करो। बिना रियलाइज करे वो जियान को अलग तरीके से ट्रीट करने लगी थी। ये बिहेवियर ऐसा था जैसे जियान बहुत ही फैमिलियर हो। ये सुन के जियान भी कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। हांची और बाकी के लोगों की तरफ अपने हाथ कप करके वो हांशुए के पीछे पीछे जाने लगा था। जब हांशुए और जियान पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं तो हांची का एक्सप्रेशन एकदम सोलम हो गया था। वो जुगान की तरफ देख के बोलते हैं ओल्ड मैन जुगान क्या हुआ? पहले तो जुगान एक गहरी सांस लेता है। अपना चेहरा हान्यू की तरफ टर्न करके जुगान पूछता है ये मिस्टर जियान एक एल्केमिस्ट होंगे है ना? हान्यू भी इस मैटर को हाइड नहीं करती। अपनी जुल्फों को एक हाथ से पीछे करने के बाद वो एक स्माइल के साथ कहती है ओल्ड जू जब मैं इनर एकेडमी के अंदर थी तब जियान ऑलरेडी लेवल 5 की पिल को रिफाइन कर सकता था। ये शब्द इस हॉल में एक बॉम्ब की तरह गिरे थे। सभी लोग एक डीप ब्रेथ लेते हैं। जुगान जिसने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया
किया था, फिर भी उसके हाथ कांपने लगते हैं। अभी वो अपनी दाढ़ी को फॉन्डल कर रहा था, लेकिन ये सुनते ही उसकी दाढ़ी के बाल बाहर आ जाते हैं। हांची बोलते हैं, शुएर तुमने क्लैन के लिए बहुत ही अच्छी सर्विस को परफॉर्म किया है, तुमने क्लैन में एक ग्रेट गॉड को इन्वाइट किया है। वो एक डीप आवाज में कहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो, जियान को हमारे क्लैन का बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसकी हर एक डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, और अगर किसी मेंबर ने उसे ऑफेंड किया तो उसे क्लैन के रूल्स के हिसाब से पनिश किया जाएगा। सारे के सारे हान क्लैन के मेंबर तुरंत ही नॉड करते हैं। ये मैटर कितना सीरियस है वो समझ रहे थे। भले ही जियान इतनी कम एज में एक दो हुआंग बन चुका हो, तब भी क्लैन हेड इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही जियान के स्टेटस में जुगान से ऊंचे एल्केमिस्ट होने की बात ऐड करी जाती है, ये पूरा का पूरा मामला चेंज हो जाता है। दुई कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू जहाँ पे होती थी वो सेंट्रल प्लेन्स रीजन ही था, क्योंकि यहाँ पे बाकी की जगहों से ज्यादा एक्सपर्ट्स थे। इस वजह से बाकी की जगहों से ज्यादा यहाँ पे मेडिसिनल पिल की रिक्वायरमेंट रहती थी। हान क्लैन के बैकयार्ड में पहुंचने के बाद जियान हानशुए को वापस जाने के लिए बोलता है। जब वो डिसअपीयर हो गई थी तो जियान एक रिलीफ फील करता है। अगर हानशुए और हानयू बीच में नहीं आई होती तो जियान होंग क्लैन और हान क्लैन के मैटर के बीच में भी नहीं आना चाहता था। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी कि जियान हानयू या फिर हानशुए से अट्रैक्ट हो गया हो। भले ही ये दोनों काफी एक्सीलेंट वुमन है, लेकिन जियान ठरकी होने के बाद भी हवस का पुजारी नहीं था। नेचुरली इन दोनों की तरफ जियान के कोई विचार नहीं थे। जियान अपने बेड पे आके क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठ जाता है। उसके चेहरे पे एक डीप थॉट वाला एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। जियान कहता है, दूर से आज होंग चैन को ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ सच में काफी अच्छी है। दूर से भले ही वो एरोगेंट दिखाई दे रहा हो, लेकिन जैसा कि लोगों ने कहा, ये बंदा एरोगेंट बिहेव करने का कैपिटल भी पोजेस करता था। हॉल में जितनी हान क्लैन की स्ट्रेंथ दिख रही थी, डेफिनेटली मामला कुछ इतना आसान नहीं है। हॉल में जब जियान ने अपने शार्प परसेप्शन का यूज किया था तो वो सेंस कर पा रहा था कि यहाँ पे कुछ ओल्डर जनरेशन के एक्सपर्ट्स भी छुपे हुए हैं। ये बात सही भी है। अगर टियानबे सिटी में हान क्लैन इतने सालों से खड़ा हुआ है तो फिर एक दोजोंग का ना होना बिल्कुल इम्पॉसिबल बात हो जाती है। हॉल के अंदर हांची को छोड़ दिया जाए, जिसने दोजोंग क्लास में अपने आधे कदम को रख दिया है, तो फिर कोई और इस लेवल तक नहीं पहुंचा था। और अगर ये बात है हान क्लैन के लिए, तो उस होंग क्लैन के ऊपर डाउट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि करंट सिचुएशन में वो हान क्लैन से पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल रीजन में आने के तुरंत ही बाद जियान ने ऐसे फैक्शन से दुश्मनी मोल ले ली है। अभी वो अपने लक को कोस रहा था। ये सब बातें सोचने के बाद जियान ग्रेजुअली रिकवर होता है। वो ज्यादा हेजिटेट करने वाला इंसान नहीं है। जियान अच्छे और बुरे बिहेवियर दोनों को याद रखता है। अगर किसी ने एहसान किया है तो जियान उसे भी रिपे करेगा। सेम कंडीशन लागू होती है दुश्मनी के लिए। हानशुए ने रेगिस्तान में जियान को रेस्क्यू किया था। वहीं पे हानियू के ट्रेजर को जियान ने चुराया था, जिस वजह से वो काफी एपोलोजेटिक फील करता है। नेचुरली वो इन दोनों की रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकता, भले ही इसकी वजह से वो होंग क्लैन जैसे फैक्शन को ऑफेंड कर दे। जियान कहते हैं, आज होंग चैन को देखने के बाद मोस्ट लाइकली उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दो हुआंग पे पहुंच चुकी है, जो कि मुझसे काफी सिमिलर है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि उसका ट्रेनिंग टैलेंट बहुत सरप्राइजिंग है। ऑल्दो जियान का टैलेंट भी बहुत आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इसे जियान ने कई लाइफ और डेथ सिचुएशन को सर्वाइव करके बिल्ड किया है। वहीं पे उस होंग चैन के पीछे होंग क्लैन जैसा बड़ा फैक्शन है। साथ ही में विंड लाइटिंग पवेलियन की सपोर्ट उसके पीछे लगातार रहती है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उसका लेवल जियान के लेवल जितना तो होना ही चाहिए। आफ्टर ऑल सेंट्रल प्लेन्स रीजन एक्सपर्ट से भरा हुआ है। मोस्ट लाइकली जियान इससे भी अच्छे टैलेंट्स को मिलने वाला है। ऑल्दो होंग चैन की अचीवमेंट्स की वजह से जियान थोड़ा सा सरप्राइज तो फील कर रहा था, लेकिन उसका लेवल भी यही तक लिमिटेड है। जियान की करंट स्ट्रेंथ को देख के ये कहा जा सकता है कि दो हुआंग का किसी भी लेवल का बंदा उसे नहीं हरा सकता। जियान के हाथ से ऑलरेडी 10 से ज्यादा पीक ऑफ दो हुआंग के एक्सपर्ट्स मारे जा चुके हैं। इवन जियान की डेथ लिस्ट में कई दोजोंग भी शामिल हैं। तो फिर इस 7 स्टार दो हुआंग की तो बात ही छोड़ो। तुरंत ही जियान का चेहरा एकदम सोलम हो जाता है। वो कहता है, मैं एक बार अपने इस एहसान को चुका दूं, मुझे इस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो उस पिल गैदरिंग से पहले मैं दोजोंग पे ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। ऑल्दो ऐसा करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, लेकिन उस 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने के लिए मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत है। ये पिल गैदरिंग दुई कॉन्टिनेंट की टॉप एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग है। वो इस बात से क्लियर था कि ऐसा कंपटीशन उसने पहले नहीं देखा। ये भी कहा जा सकता है कि एंटायर दुई कॉन्टिनेंट के अंदर ये एल्केमी का सबसे आउटस्टैंडिंग कंपटीशन है। इस टाइप के कंपटीशन में जियान को भी सीरियस रहने की जरूरत है। करेंटली जियान एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट भले ही बन चुका हो, लेकिन फिर भी ये लेवल सफिशिएंट नहीं है। इस लेवल को देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे उसके लिए टॉप 10 में एंटर करना भी डिफिकल्ट होने वाला है। 3000 बर्निंग फ्लेम जियान के लिए बहुत अट्रैक्टिव थी। जब तक वो दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू के बाद इसे सॉल्व कर लेता है, तो अगर उसका एनकाउंटर उस लेजेंडरी दोजों से भी हो जाता है, जियान अगर फाइट को जीत नहीं सकता है तो फिर भागने में तो कोई परेशानी नहीं होगी। इस वजह से पिल गैदरिंग में टॉप 10 की क्वालिफिकेशंस तो जियान को चाहिए ही थी। एक डीप ब्रेथ के बाद उसकी फिस्ट भी टाइट हो जाती है। एल्केमी की दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग को लेके वो भी एक्साइटेड था। उसके मास्टर जब वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन को जीते थे, उसी के बाद नाम याओजुनजे पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया था। उसी लेजेंडरी फिगर का डिसाइपल होने की वजह से जियान अपने मास्टर के नाम को एम्बेरेस नहीं करना चाहता था। जैसे तैसे करके इन थॉट्स को जियान सप्रेस
प्रेस करता है। हम उसे उस व्हाइट रिंग को रब करते हुए देखते हैं। जियान की आईब्रोज भी निट हो जाती है। जब से टियान जुंजे ने उस इविल सोल की स्पिरिट को सॉलो किया है तब से वो अपनी डीप स्लीप से बाहर नहीं आए हैं। जैसे ही ये दोजुन लेवल की आत्मा नींद से जागती है, जियान के लिए बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली वो टियान जुंजे को नींद से जगाने के लिए किसी एक्सटर्नल मेथड का यूज नहीं कर सकता था। तभी उसे एक बात याद आती है। हम देखते हैं उसे अपने हाथ को फ्लिप करते हुए। एक जेड बोतल जिसे फ्लेम ने कवर कर रखा था वो उसके हाथ पे अपीयर होती है। अभी इस जेड बोतल के अंदर से काफी मिजरेबल क्राइज बाहर आ रही थी। जियान के चेहरे पे भी कोल्डनेस आ जाती है। उस जेड बोतल के माउथ को रब करते हुए वो एक इशारा करता है। फॉलन हार्ट फ्लेम से कवर्ड एक वीक स्पिरिट बाहर आती है। अब ये जियान के सामने अपीयर हो गई थी। हान फेंग को फॉलन हार्ट फ्लेम लगातार जलाती रही है। अभी उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। जियान की हार्ट फ्लेम सोल बॉडीज के लिए बहुत खतरनाक थी। इससे जलने पे ऐसा सीयरिंग पेन पूरी सोल बॉडी में फैलता था जिसे इंड्योर करना किसी स्पिरिचुअल बॉडी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। जियान इंडिफरेंटली इस इल्यूजनरी हान फेंग के फिगर को देख के बोलता है, क्या हुआ, तुमने मजे किए कि नहीं? उसकी आवाज सुन के हान फेंग की पूरी बॉडी क्वेवर होने लगी थी। जिन विशेष आंखों से वो जियान को देखा करता था अब उसमें एक एडिशनल फियर फ्लैश होता है। हार्ट फ्लेम की ग्रिलिंग की वजह से हान फेंग की जिंदगी का हर एक पल मौत से बदतर हो गया था। हान फेंग अपनी वीक आवाज में जियान से बोलता है, तुम आखिर मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मुझे मार ही क्यों नहीं डालते? जियान कोल्ड और इंडिफरेंट आवाज में बोलता है, टीचर को हॉल ऑफ सोल ने कहाँ पे रखा है, उसकी लोकेशन बताओ। उसकी इस डिमांड को सुन के हान फेंग हंसने लगता है। वो कहता है, सच में तुम उस बुड्ढे को रेस्क्यू करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है हॉल ऑफ सोल में कोई भी एंटर कर सकता है? उसकी सोल बॉडी से हंसी की आवाज बाहर आई थी। जियान इंडिफरेंटली अपने हाथों को वेव करता है। उसकी बॉडी से एक फॉलन हार्ट फ्लेम का क्लस्टर हान फेंग को दोबारा कवर कर लेता है। जब हान फेंग की बॉडी इसके कांटेक्ट में आई थी तो वहां से लगातार चीची का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। जियान एक इमोशनलेस आवाज में बोलता है, लगता है तुम पिछले कुछ टाइम को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए हो। अगर ऐसी बात है तो 6 महीने और एंजॉय करो। उसके एक ही इशारे पे फॉलन हार्ट फ्लेम हान फेंग को दोबारा उस जेड बोतल में ले जाने लगती है। जब हान फेंग देखता है कि जियान दोबारा से उसे जेड बोतल में कैप्चर करने वाला है तो वो अपने पेन को इंड्योर करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है मैं बताता हूँ। जियान का हाथ पॉज होता है। वो फॉलन हार्ट फ्लेम भी डिसिपेट हो जाती है। जियान इंडिफरेंट आवाज में कहता है कि तुम्हारे पास एक चांस है, अभी मेरे पास काफी टाइम है। अगली बार जब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तब 6 महीने हो चुके होंगे। होपफुली जब तक तुम फॉलन हार्ट फ्लेम को इंड्योर कर पाओ। इन शब्दों को सुन के वो पूरी इल्यूजनरी बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है। अभी लगातार उसकी आंखों में एक टेरर फ्लैश हो रहा था। वो अपनी दांतें मींचते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि याओ चेन को कहाँ पे लॉक करके रखा गया है तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? जियान का एक्सप्रेशन दोबारा से कोल्ड हो जाता है। वो कहता है, तेरी मुझसे कुछ भी डिमांड करने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। जियान के अंदर की फॉलन हार्ट फ्लेम दोबारा से मैन्यूवर होने लगी थी। ये देख के हान फेंग की आंखों का वो खौफ और भी डेंस हो जाता है। वो जल्दी से कहता है, रुको मैं बताता हूँ। वो कहता है, हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच है जो कि सेंट्रल प्लेन्स के वेस्टर्न रीजन में मिंग सिटी नाम की सिटी में लोकेटेड है। जियान इन 2 शब्दों को रिपीट करके बोलता है, वेस्टर्न रीजन ऑफ सेंट्रल प्लेन्स मिंग सिटी। उसके दिल में एक एक्साइटमेंट राइज होती है लेकिन अपने चेहरे पे उसने कुछ भी रिवील नहीं किया था। वो कंटिन्यू करके आगे पूछता है, उस ब्रांच हॉल को कितने हॉल ऑफ सोल के लोग गार्ड कर रहे हैं? हान फेंग थोड़ी देर तक हेजिटेट करने के बाद बोलता है, र्यूमर्स के हिसाब से वहाँ पे कई प्रोटेक्टर्स हैं और तो और वहाँ पे एक ऑनरेबल एल्डर भी है। हॉल ऑफ सोल की वो वाली ब्रांच थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हॉल ऑफ सोल का एक जेन्युइन एक्सपर्ट उसे प्रोटेक्ट करता है। जियान कहता है, ऑनरेबल एल्डर? इस टर्म को सुन के उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। करंटली जियान के पास हॉल ऑफ सोल के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी। ये पहली बार नहीं है जब उसने इस ऑनरेबल एल्डर के बारे में सुना हो। ये पोजीशन किसी एल्डर से ऊपर वाली थी और तो और हर एक ऑनरेबल एल्डर की स्ट्रेंथ कम से कम एक जेन्युइन दोजुन की होती है। हम जियान की आंखों को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। कुछ सोचने के बाद जियान कहता है, क्या मिंग सिटी का वो यही लार्ज हॉल था जिसमें मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने फायर सील के द्वारा एंटर किया था? और क्या जिस फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरे ऊपर हमला किया था वो भी क्या उस ऑनरेबल एल्डर के द्वारा किया गया था? जियान कहता है, अगर ये मैटर सही है तो मुझे बहुत ही केयरफुल तरीके से प्लानिंग करनी होगी। एक इलाइट दोजुन, ये मेरे करंट लेवल से तो बहुत दूर की बात है। इवन मैं अगर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को यूज करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली मेरे इस अटैक का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आफ्टर ऑल एक दोजोंग और दोजुन में जमीन और आसमान का अंतर होता है। एक बार गहरी सांस लेने के बाद उसका ध्यान जाता है हान फेंग के ऊपर। हम जियान को अपने हाथ को वेव करते हुए देखते हैं जिससे फॉलन हार्ट फ्लेम हान फेंग को पकड़ के दोबारा जेड बोतल में ले जाती है। फ्लेम के एक और क्लस्टर ने उस जेड बोतल के मुंह को कवर कर दिया था। जब हान फेंग उस बोतल में एंटर कर गया था तो जियान की एक बोन चिलिंग आवाज उसके कानों तक जाती है। जियान कहता है, होपफुली जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही होगा वरना तुम कुछ समय बाद मुझसे मरने की भीख मांग रहे होगे। ये सुन के हान फेंग की पूरी बॉडी इंटेंसली ट्रेम्बल होने लगती है। अपनी स्टोरेज रिंग में इस जेड बोतल को रखने के बाद जियान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि जैसे ही इस हान क्लैन के मैटर को वो सॉल्व करेगा वो सेंट्रल प्लेन्स में घूमने के लिए यहाँ से जा सकेगा। किस्मत अच्छी रहती है तो दोजोंग में ब्रेक थ्रू करना भी पॉसिबल है। अब जियान अपने ट्रेनिंग स्टेज
स्टेट में एंटर कर चुका था और ये रूम साइलेंट हो चुका था। एक हल्की सी लाइट ने इस रूम को लाइट अप करके रखा है। जियान को रिक्यूपरेट करते हुए 2 दिन पास हो जाते हैं। इन 2 दिनों में हान क्लैन ने उन सारी की सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लिया था जिनकी जियान को रिक्वायरमेंट थी। हानची हानियों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को जियान के रूम में देके आए। मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को लेने के बाद जियान अपने रूम का दरवाजा दोबारा बंद कर देता है। बाहर ही लोग बस ये सेंस कर पा रहे थे कि इस रूम में से काफी खतरनाक हीट वेव्स बाहर आ रही हैं। जिस तरीके से हानची ने सबको ऑर्डर किया था, किसी की जियान को इंटरप्ट करने की हिम्मत नहीं होती। इस वजह से उसके लिए ट्रेनिंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा हो गया था। होंगचन की फाइट के अब 3 दिन भी पास हो जाते हैं, लेकिन जियान के कमरे का ये डोर अभी भी बंद था। अगले 2 एपिसोड होने वाले हैं बहुत खतरनाक। वेल आगे भी होने वाले हैं, लेकिन अभी 2 एपिसोड्स की बात कर रहा हूँ। अब तुम लोग महाविद्वानी बनी चुके हो तो समझ ही गए होगे कि जियान के लिए परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। भले ही ये छोटा सा अरीना मैच हो, लेकिन राई का पहाड़ तो बनाया जाएगा। अब कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होने वाली हैं और जियान अपने ऊपर आने वाले खतरों से कैसे डील करेगा, ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। साथ ही में ये एपिसोड कैसा लगा ये भी लिखना मत भूलना। अगर तुम अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे हेल गार्डन की इमॉर्टल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे एम्परर से लेके सोल्जर तक रैंक मिल जाएंगी। चेकआउट करना मत भूलना। ये मिलेगा चैनल के होम पेज पे। सब्सक्राइब के साइड में रहता है ज्वाइन वाला बटन। कई ब्रांड्स रीच आउट करते हैं कोलैबोरेशन के लिए, जिनमें फिक्शन गेम से लेके और भी कई चीजें होती हैं, लेकिन जब वो मुझे खुद इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो मैं तुम लोगों के लिए कैसे रिकमेंड करूं। तो फिर डोंट वरी, हमारा हेल गार्डन एकदम क्लीन रहने वाला है। अब ये मेंबरशिप वगैरह तो यूट्यूब का एक फीचर है जिसके बारे में आपको बताना मेरा फर्ज है। बाकी का सब एकदम मस्त चिल मारो। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। अगले पार्ट के अवेलेबल होते ही वो आपको मिलेगा राइट साइड में। दोनों में से किसी को भी चूज करो, मजा आने वाला है। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।